Good morning, everyone. Welcome you all on our YouTube channel SJ Pathshala. Today in this class, we will discuss 25 most important questions of English for HBTET 2024. ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी जिनका एग्जाम अभी 15 नवंबर से 26 नवंबर के बीच है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है उसने कि द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। अब यहाँ पे समझो, जो ये क्वेश्चन है ये कौन सा है? ये है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच होता है जब आप हूबहू वही बात किसी और के सामने कहते हो जो आपने सुनी है। तो इसमें कहा है कि द टीचर सेड यू मस्ट वर्क। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है? यू मस्ट, ये तो मोडाल है। यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। तो अब आपने इसको बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर है द टीचर वॉज टेलिंग हर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर देखो, आपने देखा कि यहाँ पर है सेड। सेड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है हमारा पास्ट इन डेफिनेट में। तो अब देखो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, पहले आप वो टिक कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा द टीचर टोल्ड, यहाँ पे भी क्या आ गया? वर्ब का सेकंड फॉर्म। द टीचर एडवाइज्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो इन दो में से कोई एक जो आपका ऑप्शन रहेगा वो अप्रोप्रिएट है, एक हो जाएगा गलत। अब हम समझ सकते हैं जो सेंटेंस का टोन है वो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है? टीचर दे रहा है बच्चों को एडवाइस। एडवाइस दे रहा है कि यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा अपने एग्जाम्स के लिए। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द टीचर एडवाइज्ड हर स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड फॉर देयर एग्जाम। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन है, ये सारे आते हैं हमारे इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस में। आपको पता है जो सेंटेंस आपके वो होते हैं चार टाइप के, जिसमें सबसे पहले कौन सा रहता है? सबसे पहले रहता है असर्टिव, फिर आता है आपका इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव देन इम्परेटिव, और लास्ट में रहेगा आपका एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो ये सेंटेंस था ये किसका पार्ट था? इम्परेटिव सेंटेंस का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेस्ड है, इसी पर बेस्ड है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। शी सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर बाइसिकल। अब ये यहाँ पे क्या करा कि उसने मुझसे कहा, यहाँ पर भी क्या है? सेकंड फॉर्म। शी सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर बाइसिकल, की अपनी बाइसिकल मुझे दे दो। अब देखो, उसने प्लीज का यूज किया है तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करा ना, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर माई बाइसिकल। अब देखो, टू लैंड हर मतलब उसे मैं क्या दे दूं? अपनी बाइसिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपको अप्रोप्रिएट दिख रहा है। आगे देख सकते हैं शी रिक्वेस्टेड यू, ये तो गलत हो गया क्योंकि रिक्वेस्ट किससे किया है? मुझसे। शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर योर बाइसिकल, योर बाइसिकल गलत है। जो बाइसिकल हो किसकी? मेरी। शी रिक्वेस्टेड हर, ये भी हो गया गलत क्योंकि रिक्वेस्ट किससे की है? मुझसे। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर माई बाइसिकल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पर आपने एक जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, जो इसके लिए सही रहेगा वर्ड, वो आपने यहाँ पे फिल करना है। तो हम देखेंगे कि ही इज अ डैश फ्रेंड हु ऑलवेज बीन देयर फॉर मी इन टाइम्स ऑफ नीड। कि ये बोल रहा है ही इज अ, वह इस टाइप का दोस्त है, हु ऑलवेज बीन, जो हमेशा मेरे लिए रहेगा जब भी जरूरत होगी, जब भी जरूरत का समय हो। अब देखो यहाँ पे एक होता है यहाँ पे फेयर वेदर। फेयर वेदर होता है दोस्त फ्रेंड्स जो आपके कब? अपने मतलब के लिए साथ में रहेंगे। और यहाँ पे क्या है? अनरिलायबल। अनरिलायबल का मतलब होता है जिस पर आप रिलाय नहीं कर सकते। रिलाय का मतलब है भरोसा, जिस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ही इज अ, अब देखो लॉयल, वो कह रहा है कि वह एक लॉयल दोस्त है, हु ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, जो हमेशा मेरे लिए कहाँ रहेगा? जरूरत के समय में मेरे साथ खड़ा रहेगा। डिसलॉयल का मतलब क्या होगा? जो लॉयल नहीं होगा, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे हो गया आपका ट्रस्ट वर्दी हो सकता था, तो यहाँ पर लॉयल आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर भी सेम ही आपने क्या करना है? अप्रोप्रिएट वर्ड उठाना है। नैन्सीज, अब देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आ गया तो ये हो गया हमारा नाउन एंड केसेस। आपको पता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच कितना है? 8। तो उन्हीं में से हमारे यहाँ पर मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, एरर के क्वेश्चन रहेंगे, या जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, इन्हीं में से आएंगे।
वो कह रहा है कि नैन्सीज डैश स्पिरिट हेल्प्ड हर ओवरकम न्यूमरस पर्सनल एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस। ये कह रहे हैं कि जो नैन्सी की स्पिरिट है, स्पिरिट मतलब जो आपके अंदर की आत्मा है, हेल्प्ड हर, वह उसकी क्या करता है, वो उसकी हेल्प करता है ओवरकम न्यूमरस पर्सनल एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस, जो उसके निजी और प्रोफेशनल चैलेंजेस है, न्यूमरस का मतलब बहुत सारे, उनमें उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हमने देखा वीक तो होगा नहीं, वीक तो कमजोर है, कमजोर आत्मा कैसे करेगी उसकी प्रोफेशनल चैलेंजेस में हेल्प। फ्रेल, फ्रेल हो गया, और आपका एक होता है फ्रेजाइल। ऑल दीज वर्ड्स आर इन सिमिलर सेंस, जो आपकी वीक हो गए, फ्रेल हो गए। अब यहाँ पे देखो वैसिलेटिंग का मतलब ही क्या होगा, वैसिलेटिंग का मतलब ही जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, सेम ही रहेगा ये भी। तो इनडोमिटेबल, यहाँ पे आएगा नैन्सीज इनडोमिटेबल स्पिरिट। इनडोमिटेबल का मतलब क्या होगा, इनडोमिटेबल का मतलब होगा कि जो यहाँ पे जिसके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगा, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे आएगा नैन्सीज इनडोमिटेबल स्पिरिट हेल्प हर, वह उसकी मदद करता है जब वह प्रोफेशनल चैलेंजेस या पर्सनल लाइफ से ओवरकम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो द फ्रेज बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स, अब हमने देखा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, रीस्टार्ट करना, मतलब इसका सेंस रहेगा जैसे रीस्टार्ट। तो हम देखेंगे टू रीड्रॉ फिगर, ये तो नहीं बना। टू बी गुड एट आर्ट, ये तो अलग ही सेंस है इसका। टू स्टार्ट अगेन व्हेन एन अर्लियर अटेम्प्ट हैज फेल्ड, ये हो सकता है। टू हैच अ प्लेन, नहीं, इसका मतलब है किसी प्लान को स्थगित कर देना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कि फिर से शुरुआत करना जब आपका पहला अटेम्प्ट क्या हो चुका हो, फेल हो चुका हो। टू स्टार्ट अगेन व्हेन एन अर्लियर अटेम्प्ट हैज फेल्ड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेस्ड है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। द चाइल्ड प्लेड द वीडियो गेम एज मच एज ही वांटेड टू। देखो इसका मतलब क्या बनेगा, एज मच एज ही वांटेड टू का मतलब है कि जब तक वह चाहता है। तो अब देखेंगे टू हिज हार्ट्स कंटेंट, जब तक उसका दिल नहीं बढ़ता, इसका मतलब होता है टू हिज हार्ट्स कंटेंट, मतलब जब तक किसी का दिल ना भरे। टू, देखो यहाँ पे टू गिल द पिल, अब आप देख सकते हैं ये तो थोड़ा सा आ, अलग ही हो गया है इसका सेंस। टू किक द बकेट, टू किक द बकेट का मतलब होगा कि टू डाई, मतलब डाई और पास समथिंग, डाई और पास। टू किक द बकेट है डेथ होना। टू अज्यूम एयर्स, देखो एयर्स का मतलब होता है यहाँ पे आपका क्या होता है, नाउन होता है। एक होता है आपका एयर, आपको पता है एयर कौन सा नाउन है, ये होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, और इसी से ही बनता है एयर्स। आप नाउन में देखते हो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके सिंगुलर गुड और गुड्स, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे मीनिंग होता है। गुड का मतलब अच्छा, गुड्स का मतलब थिंग्स और कमोडिटीज, चीज़ें, चीज़ें होती है ना। जैसे यहाँ पे होता है वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है, काम। लेकिन जो वर्क्स है, वर्क्स क्या होता है, लिटरेरी वर्क्स, साहित्यिक रचनाएं। वैसे ही बहुत से वर्ड है। आयरन का मतलब है लोहा, आयरन्स का मतलब है हैंडकप्स, जंजीरें। तो हम देखेंगे टू अज्यूम ईयर्स का मतलब है कि खुद, मतलब कोई घमंडी, घमंडी बिहेवियर, या जैसे मान लो अपनी पर्सनैलिटी को क्या करेगा, दूसरों के सामने शो करेगा कि ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। टू किक द बकेट का मतलब है टू डाई, टू किल द पिल। अब देखो पिल का मतलब क्या होता है, पिल का मतलब होता है दवाई। जैसे मेडिकल स्टोर में बोलते हो आप कि 2 पिल दे दो, 1 पिल दे दो, इसका मतलब दवाई। गिल्ड का मतलब होता है कि जो दवाई के बाहर कोटिंग होता है गोल्ड का। तो ये बोल रहा है कि दवाइयों को मतलब अट्रैक्टिव बनाना और उसको प्लीजेंट बनाना। तो इसका ये तो सेंस होगा नहीं। यहाँ पे आएगा द चाइल्ड प्लेड द वीडियो गेम्स एज मच एज ही वांटेड टू, मतलब जब तक उसका दिल नहीं बढ़ता तब तक वो वीडियो गेम खेलेगा। द चाइल्ड प्लेड, खेलता था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से बेस्ड आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। ए हार्ड नट टू क्रैक। अब देखो यहाँ पे हार्ड का मतलब कठिन, क्रैक का मतलब है जिसको, हार्ड नट टू क्रैक, जिसको क्रैक करना कठिन हो। तो हम लिख सकते हैं कि ए प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, एक ऐसी समस्या जिसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। एन एक्सेसिव एंथुजियाज्म और रेज अबाउट माइनर मैटर, ये तो हो नहीं सकता। एंथुजियाज्म का मतलब होगा जिज्ञासा टाइप। तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड है आपका ही वॉज ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड द कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम इन द अबव स्टेटमेंट, कॉम्प्रीहेंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय। ठीक है, ये मतलब सिमिलर वर्ड पूछा है आपसे, तो ये एक तरह का क्या हो गया आपका, ये आपका सिनोनिम्स हो गया, एक तरह का सिनोनिम्स है। अब देखो कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड क्या है आपका, आपने देखा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करके आता है ना, एक आरसी बोलते हैं जिसको। तो रीडिंग का मतलब है पढ़ना, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि उसको समझना।
तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन में कहा है ही वॉज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, टू कॉम्प्रीहेंड द कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, ये बना है आपका, मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, बैफल हो गया, पजल हो गया, ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स। तो इसने कहा है कि ही वॉज ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड द कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम, मतलब वो समझ रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि जो अक्यूमुलेट है, अक्यूमुलेट का मतलब होता है टू कलेक्ट, टू कलेक्ट और गैदर समथिंग। फोर्स का मतलब आपको पता है पावर, बल। डिस्कार्ड का मतलब होता है खारिज करना, मतलब कैंसल, कैंसल भी लिख सकते हो आप इसको। नलीफाई, नलीफाई लिख सकते हो आप इसको। रिसाइन लिख सकते हो आप इसको। और डिस्कार्ड मतलब ये भी लिख सकते हो आप कि टू गेट रीड ऑफ, ये एक तरह का क्या है आपका, एक तरह का इडियम्स है कि किसी चीज़ से छुटकारा पाना, टू गेट रीड ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, अंडरस्टैंड, कि वो समझ रहा था कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ड ऑन, ठीक है, ये आपका हो गया स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर मतलब ये बेस्ड रहेगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच पे। अब देखते हैं इसमें क्या है, उसने सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। इनमें बताना है आपने कि कौन से पार्ट में एरर होगा। अगर सारे पार्ट सही है तो हमने ऑप्शन में क्या लगाना है, नो एरर। अब देखो, ए ह्यूज शिप लाइक टाइटेनिक, वो बोल रहा है कि एक बड़ा जहाज जैसे टाइटेनिक गॉट ड्रॉन्ड इन द ओशन। अब देखो यहाँ पे एक तो होता है यहाँ पे ड्रॉन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है ड्रॉन, एक होता है सिंक। अब इन दोनों में फर्क होता है कि यहाँ पर होता है ड्रॉन का मतलब है जब आदमी पानी में डूबता है और उसकी क्या हो जाती है, डेथ, डेथ हो जाती है, या ही वॉज अनेबल टू टेक ब्रेथ, मतलब अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है। सिंक का मतलब होगा कि आप धीरे धीरे पानी में डूब रहे हो। जैसे सिंक आपका एक क्या है, ये नाउन है, लेकिन हम यूज कर सकते हैं वर्ब की तरह भी, सिंक, संक, संकन। तो यहाँ पे आएगा कि ए ह्यूज शिप लाइक टाइटेनिक गॉट, यहाँ पे क्या आना था, गॉट संक इन द ओशन। यहाँ पे आना था कि जो जहाज है टाइटेनिक वाला, मतलब बड़ा जहाज टाइटेनिक की तरह, वो क्या हो गया, डूब गया इन द ओशन। तो पार्ट बी में है एरर, ड्रॉन की जगह किसको रिप्लेस करेंगे हम, इसको, सिंक का यूज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हिज हार्ट थ्रॉब्ड विद अनस्पोकन डिजायर्स। अब देखो यहाँ पे थ्रॉब्ड का मतलब होता है कि एक कंटिन्यूसली क्या होता है आपको, सेंसेशन या पेन टाइप होता है, जैसे ठीक है, यहाँ पर हिज हार्ट थ्रॉब्ड विद अनस्पोकन डिजायर्स, इन द अबव स्टेटमेंट थ्रॉब्ड कैन बी रिप्लेस्ड बाय। अब देखो स्वेटेड का मतलब क्या होगा, पसीना बहाना, ये तो हो नहीं सकता। पेंट का मतलब क्या होता है, दर्द। इज हिज हार्ट थ्रॉब्ड विद अनस्पोकन डिजायर्स। इकोड, इकोड का मतलब होता है गूंजना, इको का मतलब होता है ना गूंजना। तो अब देखो पल्सेटेड का मतलब क्या होगा, आपको पता है जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या चेक करता है, आपका पल्स, पल्स चेक करता है ना। तो यहाँ पे देखो जो ये पल्स है इसका मतलब होगा कि कंटिन्यूसली सेंसेशन, सेंसेशन और जो आपको वाइब्रेशन होता है। तो हम लिख सकते थे कि हिज हार्ट पल्सेटेड विद अनस्पोकन डिजायर्स, कि जो उसका हृदय है वो क्या कर रहा था, उसमें पेन हो रहा था, या वो क्या सेंसेशन कर रहा था विद अनस्पोकन डिजायर्स, जो नहीं बोल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द बिलो वर्ड। फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है, ये हो गया वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब आपको पता है फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स किसको बोलता है, ये होता है आपका एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। अब देखो एंथोफोबिया, यहाँ पे होता है एंथ्रो, मतलब एंथोफोबिया है फियर ऑफ फ्लावर्स, फियर ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों से डरता है उसको बोलते हैं एंथ्रोफोबिया। ठीक है, एंड्रोफोबिया होगा जो आपके आदमी से डरता है, मतलब फियर ऑफ, फियर ऑफ मैंस, ठीक है, फियर ऑफ मैंस, ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपके सामने, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यहाँ पर भी ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये एक्स्ट्रा हो गया। देखो यहाँ पे वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको क्या बोलता है। अब देखो यहाँ पे तो लोक है, लोक का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लोक जो आपका वर्ड है, रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पीक, जैसे लोकेशियस होता है ना, बातूनी होता है। अब यहाँ पर क्या कह दिया है, सोम। और आपने देखा जो यहाँ पे वर्ड है आपका, ये होता है सोमनैम, इसका मतलब होता है नींद से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड। तो यहाँ पर नींद में बोलने वाला तो है नहीं, इसने तो ये कहा है कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसका होगा जो नींद में बड़बड़ाता है, जो क्या करता है, जो नींद में
बात करता है, बात करता है। वन हु टॉक्स इन स्लीप। अब वो कह रहा है यहाँ पे इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब तो होता नहीं, ये तो क्या होता है, घमंडी, घमंडी होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा इसका सोमनिम्बुलिस्ट। वन हु वॉक्स इन स्लीप वो हो जाएगा सोमनिम्बुलिस्ट। आपको पता है अल्ट्रिस्ट क्या होता है, परोपकारी, परोपकारी, परोपकारी या काइंड बोल सकते हो, दयालु बोल सकते हो उसको। जो आपका क्या रहेगा, बेनेवलेंट, जो दूसरों की मदद करता है, वो होता है आपका अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज बेस्ड ऑन एंटोनिम्स। ठीक है, उसने कहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्वेश्चन है द एक्टर शोड एन इनेट। अब देखो इनेट का मतलब होता है जो आपके अंदर की एबिलिटी होती है, जो आपके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है, इनेट। तो इनेट का एंटीनम क्या हो जाएगा, एक तो होती है आपकी, जैसे आपने डिजीज पढ़ी होगी, एक होती है आपकी कॉन्जिनेंटल, कॉन्जिनेंटल, एक होती है नॉन कॉन्जिनेंटल, नॉन कॉन्जिनेंटल। नॉन कॉन्जिनेंटल डिजीज है जो आप एक्वायर करते हो, जो आपको बाद में मिलती है, एक्वायर्ड। और ये होती है जो आपको कहाँ मिलती है, जन्म से मिलती है, बाय बोर्न या आपके जीन से मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है। तो इसका आंसर लगा सकते थे हम कि इनेट का ऑपोजिट बनेगा एक्वायर्ड। इनेट का मतलब है जो ऑलरेडी आपको मिला है, और एक्वायर्ड का मतलब क्या होगा, जो आपने अर्जित किया है। कैलकुलेटेड का मतलब क्या होगा, काउंटिंग। कंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। नर्चर, यहाँ पे देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण, यहाँ पे होता है पालन पोषण या देख रेख। तो ये वर्ड तो पहले एलिमिनेट हो गया, तो हमारा रहेगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे देखो, अच्छा ग्रामेटिकल एरर है, ये बोल रहा है स्पॉटिंग एरर। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपने देखना है कि इसमें एरर कहाँ है। देखो अल्टीमेटली इट टर्न्ड, मतलब अंत में इट टर्न्ड आउट टू बी अ फाइट बिटवीन एन एलिफेंट एंड एन, देखो पहले आपको पता है यहाँ पे जो एरर है वो आपका आर्टिकल का, एन आंट। यहाँ पे क्या होता है, दोज वर्ड्स विच हैव, क्या होता है, जिनका वोवल का प्रोनाउंसिएशन होता है, वोवल नहीं स्वर, जो आपके हिंदी में होता है ना, जैसे अ आ। आपने देखा एक वर्ड होता है आपका यूरोपियन, ऐसे करके होता है ना, यहाँ पे देखो यूरोपियन। अब आपको लगेगा कि स्टार्ट किससे हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है ई से, लेकिन इसका साउंड कौन सा है, यू का। वैसे आपको पता है MLA, यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ है, एम से हुआ है ना, तो इसके आगे आता है NMLA। जो आपके आर्टिकल के एरर होता है, वो आर्टिकल के एरर के क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम चांसेस है आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा HBTET के एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने देखा एरर किस में था, यहाँ पे आना था इंस्टेड ऑफ ए। ये तो आर्टिकल कौन सा है, ये है आर्टिकल आपका इनडेफिनेट। एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल द, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, ए और एन। एन इज यूज्ड विद द साउंड ऑफ वोवल्स या स्वर। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है सेलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ये भी आपका किस पर बेस्ड है, स्पॉटिंग एरर पर। अब देखते हैं यहाँ पे, इट डज नॉट अपीयर दैट रमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमिता। ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं प्रतीत होता कि रमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमिता, रमन अमिता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हु हैज रिमेन्ड मिसिंग। अब देखो अमिता के लिए बात हुई हु की, रिलेटिव प्रोनाउन। हु हैज रिमेन्ड मिसिंग, जो क्या है, मिसिंग है, फ्रॉम हर पेम्बन आइलैंड फ्रॉम होम फॉर लास्ट वीक। अब आपने देखा यहाँ पे लास्ट वीक आ गया, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका यूज होता है, सिंस। आपको पता है जो आपका टेंस होता है सिंस और फोर्स। सिंस और फोर किस में यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सिंस इज यूज विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर इज यूज विद एन अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे 2 साल, 3 साल, 5 साल। अगर मेंशन किया है लास्ट डे, लास्ट मंडे और लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो इसके साथ किसका यूज होता है, सिंस का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरर किस में आएगा, यहाँ पर फ्रॉम हर पेम्बन आइलैंड होम फॉर लास्ट वीक, इंस्टेड ऑफ फॉर वी विल यूज सिंस। इस यहाँ पर आएगा सिंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज बेस्ड ऑन, ठीक है, एरर स्पॉटिंग पर बेस्ड है। अब यहाँ पे कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो पॉपुलर टुडे दैट मैनी पीपल वंडर हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट दैट। अब देखो यहाँ पे विदाउट दैट, तो हम लिख सकते हैं ये जो आपका ठीक है एरर है, ये बेस्ड है आपका प्रोनाउन पर, ये है प्रोनाउन।
तो ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पॉपुलर है आज के दिन में दैट मैनी पीपल वंडर, कि बहुत लोगों को ये क्या है, बहुत लोगों क्या आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हाउ दे हैव एवर लिव्ड विदाउट इट, कि वो इसके बगैर कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे देखो दैट का यूज क्या होता है, दैट तो होता है वह, तो यहाँ पे आएगा इट, इट का मतलब है इसके बगैर कैसे रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर रहता है हमारा इट, इट क्या है, सिंगुलर, ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर आएगा दैट की जगह इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज इट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन पूछा है आपसे, तो माई कॉलेज इज फार्दर देन, अब देखो मेरा कॉलेज जो है, फार्दर का मतलब यहाँ पे कि उससे आगे है या उससे दूर है। माई कॉलेज इज फार्दर देन हर, हर्ष, देखो हर्ष तो पहले आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो हर्ष होता है ये होता है नाउन, मतलब एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है ना, आपको पता है जो हर है वो आपका क्या होता है, इसको लिखेंगे हम, ये होता है सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन कौन सी कैटेगरी का है, इसको लिखेंगे हम, अभी तो है ही सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में रहता है हरी। आप जब प्रोनाउन पढ़ोगे तो प्रोनाउन में देखोगे केस होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो रूल है वो है आपका पजेसिव प्रोनाउन का, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी क्या नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने एक सेंटेंस कि दिस इज माई कार, अब कार क्या है, नाउन, और यहाँ पे माई क्या हो गया, ये हो गया, इसको लिख सकते हैं हम प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव, कि इस कार पे मेरा हक है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि दिस कार इज माइन, अब देखो यहाँ पे दिस कार इज माइन, तो इसमें अंडरस्टूड है कि दिस कार इज माई कार, तो यहाँ पे हो गया पजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे आएगा माई का क्या बनता है, माइन, और वैसे ही हर का क्या बनता है, हर्ष बनता है, हर्ष, ये वाले ऑप्शन, शी तो देखो पहले एलिमिनेट हो चुका है, और हर्ष और हर भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी बेस्ड है प्रोनाउन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड, अब देखो यहाँ पर कहा है कि उसके नीज जो है नॉक्ड डैश एवरी, एवरी का यूज किसके लिए होता है, मोर देन टू, मोर देन टू, जनरली किस में होता है एवरी का यूज, जैसे एवरी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट का मतलब क्या होगा, जो दो से ज्यादा है। अब वन अदर तो हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या है, ईच अदर, यहाँ पे क्योंकि नी कितना है, दो, तो यहाँ पे दो चीजों के लिए आता है ईच अदर, और मोर देन टू के साथ क्या आएगा, मोर देन टू के साथ आता है आपका यहाँ पर एवरी और वन अदर, वन अनदर भी होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा ईच। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डैश इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट सिंस ही वाज इन 6th ग्रेड, 6th क्लास, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डैश, अब देखो इज है, इज क्या है, आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब है, कैसा हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है, तो इसके लिए अब आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या एग्रीमेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। अब यहाँ पे देखो व्हील्स तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, एस आ गया पीछे, ये तो गलत हो गया। बुक्स भी क्या है, प्लूरल, आपको पता है बुक है नाउन, सिंगुलर, यहाँ पे बुक क्या है, सिंगुलर नाउन, और इसका बनता है प्लूरल में, आपको पता होगा एक वचन और बहुवचन, ये बन जाएगा प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। तो पिक्चर्स भी क्या हो गया, ये भी प्लूरल हो गया, बचा गया मैथमेटिक्स। आप देखोगे कि यहाँ पे एस लगा है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट के नाम होते हैं जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स। देखो अगर इसके आगे पजेसिव एडजेक्टिव होता है जैसे माई मैथमेटिक्स, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्लूरल, वहां पे आएगा जैसे माई मैथमेटिक्स आर वीक, तो यहाँ पे आर यूज करना है, कब, जब यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा माई, क्योंकि यहाँ पर फिर अब ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैलकुलेशन, कि मेरी कैलकुलेशन जो है वो कमजोर है, माई मैथमेटिक्स आर वीक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है वन ऑफ द डैश टू द हाइपोथेसिस हैज बीन दैट इट्स हार्ड टू रैशनलाइज। अब देखो वन ऑफ के बाद हमेशा किसका यूज होता है, यहाँ पर होता है आपका प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन,
क्योंकि किसी देखो बहुत सारे में से चूज करना है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आता है, तो आपने देखा कि मिस्टेक तो आएगा नहीं, क्योंकि मिस्टेक है सिंगुलर, ये गलत हो गया। फॉल्ट भी नहीं है सिंगुलर, ऑब्जेक्शन भी क्या है सिंगुलर। आपने देखा जो आपके वर्ड TIONENCE और TY पे खत्म होता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये होते हैं हमारे नाउन। आपने देखा फंक्शन, जंक्शन, यहाँ पे क्या आता है ENC पे खत्म होंगे, एबिलिटी होता है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं नाउन। तो हमने देखा कि यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्शंस, कि वन ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द हाइपोथेसिस हैज बीन दैट इट्स हार्ड टू रैशनलाइज, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ही किल्ड। अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका प्रेपोजिशन का, ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। ही किल्ड 2 बर्ड्स। अब देखो इन, एट, विद और फॉर, तो उसने 2 बर्ड को मारा किसके साथ, एक ही शॉट के साथ, तो यहाँ पे आएगा विद। ही किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 शॉट, एक ही शॉट के साथ उसने 2 बर्ड को मार दिया, तो ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नो सूनर। देखो ये आ गया है हमारा एडवर्ब का, एडवर्ब में कौन सा होता है, एक इन्वर्जन वाला रूल होता है, जिसमें देखो जैसे वर्ड होते हैं हमारे नो सूनर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नो सूनर होता है, हार्डली होता है, स्कार्सली होता है, रेयरली होता है, बेयरली होता है, तो ये सारे वर्ड जो है, ये रूल यहाँ पे इनका रूल होता है इन्वर्जन का रूल। और इन्वर्जन का रूल होता है कि इसके तुरंत बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे कहा ना नो सूनर हैड, और देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है नो सूनर के साथ, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लिविंग। नो सूनर के साथ किसका यूज होता है, देन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, नो सूनर के साथ किसका यूज होगा, देन का। बाकी सबके साथ यूज होता है व्हेन का, कि हार्डली ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो नो सूनर के साथ क्या आया, देन, और ये सारे किस, देखो यहाँ पे इन्वर्जन का रूल फॉलो करेंगे तो इसके तुरंत बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर एरर बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि नो सूनर ही हैड, तो गलत है, क्योंकि हैड आएगा पहले, हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द ओल्ड वुमन वॉक्ड केयरफुली विद हर हैवी लोड। अब देखो जो बूढ़ी औरत है वो कैसे चल रही थी, सावधानी से चल रही थी, विद हर हैवी लोड, उसके पास क्या था, भारी सामान था, हैवी लोड है। यहाँ पे देखो शुड के साथ कॉम्बिनेशन होता है हमेशा, अनलेस तो आएगा नहीं, अनटिल भी आएगा, अनटिल किसके लिए होता है, टाइम के लिए, ऑल दो बावजूद भी नहीं होगा, लेस्ट का यूज होगा यहाँ पे, लेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लेस्ट के साथ आता है शुड। और ये याद रखना है कि लेस्ट खुद में ही क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड, तो इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते। लेस्ट शी शुड नॉट फेल फॉल, ऐसे भी होता है, तो लेस्ट के साथ क्या नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेस्ट और शुड का। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखो फिर से आ गया ना वही एडवर्ब, हार्डली डिड, हार्डली के तुरंत बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो सही है। आई रीच द स्टेशन, और हार्डली के साथ हमने देखा था कि किसका यूज होता है, व्हेन का। देन का यूज होता है ओनली और ओनली विद नो सूनर, नो सूनर, तो यहाँ पे आएगा हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन, मुश्किल से मैं कहाँ पहुंचा था, स्टेशन, व्हेन, जब इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, जब भारी वर्षा होनी स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे आएगा व्हेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। उसने कहा है स्पॉट द एरर्स पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपने बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। दिस लॉ वाज सेल्डम और एवर। अब देखो यहाँ पर एक रूल और है कि सेल्डम और एवर कभी नहीं होता, सेल्डम के साथ किसका यूज होगा, नेवर, क्योंकि सेल्डम खुद में भी क्या वर्ड है, नेगेटिव टोन होता है इसका। तो दिस लॉ वाज सेल्डम और नेवर पुट इन एग्जीक्यूशन, जो ये लॉ है ये कभी भी कैसे नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा, हमने देखा ये कौन सा है, पार्ट ए, पार्ट बी में एरर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 25 में कि सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, एरर बेस्ड क्वेश्चन है। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वे कहाँ खेल रहे थे, गार्डन में खेल रहे थे, वाइल, जब, आई पेंटिंग इन माई रूम, देखो आई पेंटिंग का कुछ सेंस नहीं बना, तो ये एक रूल होता है आपका पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म में देखोगे आप, जब आप बात करते हो दो एक्शन जो साथ में चल रहे हैं और वो भी कौन से पास्ट में, तो दोनों जगह किसका यूज आएगा, दोनों जगह होता है हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब का यूज। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन वाइल, यहाँ पे आएगा आई वॉज पेंटिंग इन माई रूम, कि वो गार्डन में खेल रहे थे जब मैं अपने रूम में क्या कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए
मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ शेयर करें जिनका एग्ज़ाम अभी 16 नवंबर से 25 नवंबर के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी पर ही हम ऐसे मॉक टेस्ट आपके मॉक 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।